Hello dear student, my name is Pankaj Dhanuka. I am a chemistry teacher. पिछले 20-22 सालों से पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री जेई और नीट के एस्पायरेंट्स को। आज मैंने चाहा कि मैं कुछ आप लोगों से बात करूँ कि वास्तव में केमिस्ट्री के क्या सीक्रेट्स हैं। जब आप 10th से 11th में आते हैं या 11th से 12th में आते हैं तो बहुत सारे बच्चों से जब मैं मिलता हूँ, पहली बार जो मेरे पास आते हैं तो कहते हैं सर बड़ा टफ है, इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतनी सारी अभिक्रियाएं हैं, इतनी सारी रिएक्शंस हैं, कैसे याद करते होंगे। उसके लिए तो बहुत ब्रेन की जरूरत होगी, उसके लिए तो बहुत बड़े हार्ड डिस्क अंदर होना चाहिए जो सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर ले। फिर फिजिकल अलग है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग है। तो मैंने चाहा कि क्यों नहीं मैं आपको थोड़ी सी देर में, ज़्यादा टाइम नहीं, मैं आपको इतना सिर्फ बता पाऊँ कि अगर पढ़ने और पढ़ाने का तरीका सही हो तो केमिस्ट्री से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है, केमिस्ट्री से ज़्यादा स्कोरिंग कोई सब्जेक्ट नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा फिजिक्स मैथ्स बायो खराब है कि बुरे, वो भी सब अच्छे होते हैं, वो भी हमने भी पढ़े हैं, मैंने भी पढ़े हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि केमिस्ट्री वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट बन जाता है जब हम उसको उसके एसेंस को समझें, उसके मर्म को समझें। अगर उसका मर्म एक बार आपको समझ में आ गया, उसका एसेंस समझ में आ गया तो बहुत आसान है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मुझे कोई भी रिएक्शन कभी भी पूछें, कई बार मैं अपने इंस्टीट्यूट में होता हूँ, लिफ्ट में जा रहा होता हूँ, बच्चे साथ जा रहे होते हैं, कोई क्वेश्चन शूट कर रहा होता है, कोई क्वेश्चन शूट करते हैं, सर ये बताओ ये बताओ, और मैं तुरंत उसका आंसर बता पाता हूँ। तो बड़े बच्चों को आज सरप्राइज होता है कि यार सर को तो पता नहीं कितना आता होगा, कितने नॉलेज है। ऑब्वियसली बात है, जिसने 20-22 साल पढ़ाया है उसको सारी चीज़ें आ भी गई हैं, नॉलेज भी आ गया है, एग्जाम क्या पूछता है वो भी आ गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आ गई है और जो किसी टीचर को आनी चाहिए वो है पढ़ने का तरीका, और दूसरा पढ़ाने का तरीका, कि एक पूरा टॉपिक है उसमें से काम की चीज़ क्या है। ये अगर आ गया तो सब कुछ आ गया। हर एक चैप्टर का अपना एक न्यूक्लियस होता है। जैसे कहते हैं ना कि एक न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, वो एक न्यूक्लियस है, पूरा चैप्टर उसके अराउंड घूमता रहता है। और जब तक आपने वो न्यूक्लियस नहीं समझाया चीजें नहीं समझ में आएंगी। छोटे छोटे मैं एक दो एग्जांपल्स देता हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि ब्रेन लाइक इज अ पैराशूट, वंस इट ओपन देन ओनली इट वर्क्स। ये बिल्कुल पैराशूट की तरह है, जब तक नहीं खुलेगा नहीं काम करेगा। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल, बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल से मैं आपको मेरी बात को प्रूव करूंगा कि आप समझना, अंडरस्टैंड करना, लर्न करना और सिर्फ पढ़ने में क्या डिफरेंस है। कई बार होता है ना कि सर 10 घंटे पढ़ लिए, 15 घंटे पढ़ लिए, फिर भी रिजल्ट नहीं आया। तो किस तरह से पढ़ना चाहिए कि रिजल्ट आए। कई बार ये शिकायत बहुत सारे पेरेंट्स की होती है, बहुत सारे बच्चों की होती है कि सर पढ़ते तो बहुत हैं पर भी वो रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं होता। तो पढ़ा हुआ रिजल्ट में कैसे कन्वर्ट हो वो कैसे सोचें। एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं बात बनाऊंगा, फिर थोड़ा सा देर में आगे बढ़ जाएंगे। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं, बहुत छोटा सा, कि मान लीजिए प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, और आपसे कोई पूछे, ये आपको गिवन है, और कोई आपसे पूछे कि P में और V में ग्राफ कैसा होगा। पढ़ने का तरीका बता रहा हूं, हो सकता है आपको ये ग्राफ आता हो, आपने याद कर रखा हो, मुझे नहीं आता। थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि मुझे नहीं आता, या जो मेरे सामने जो टेक्निकल टीम के बंदा बैठा उसे नहीं आता और उसे मुझे समझाना है, तो मैं कैसे समझा पाऊं, वो इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V आपको दे रखा है और आपको P और V में ग्राफ बनाना है। जो बच्चे 10th वाले हैं इस समय, जो 10th से 11th में मूव कर रहे हैं या जो 9th से 10th में मूव कर रहे हैं, वो आंसर सोच के रखना। फिर वो आप अपने आप को पता चलेगा कि यार हमने जो रट्टा मारा था काश न मारते, काश पंकज सर पहले मिल गए होते। तो मैं आपको समझाता हूं कि आप कैसे करें इस सवाल को। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने का बेहतरीन तरीका क्या है कि मैं कहूं कि साइन ऑफ प्रोपोर्शन जब भी हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। मान लीजिए वो कांस्टेंट आया K, क्या आया, वो कांस्टेंट K आया। तो नाउ यू कैन राइट P इक्वल्स टू K इंटू 1/V। अगर मैं V को इधर ले जाऊं तो क्या बचा, PV इक्वल्स टू K। बोलो ये चीज समझ में आई। ये बॉयल्स लॉ होता है जब N और T कांस्टेंट हो, मोल्स और टेम्परेचर कांस्टेंट हो। उसमें मैं नहीं जा रहा, अपने ग्राफ में जा रहे हैं। तो X इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Y मान लो यार, तो PV इक्वल्स टू कांस्टेंट आ गया। अब ग्राफ बनाना है। ये कांस्टेंट, इसे कुछ भी ले सकते हो। सपोज करो मैंने इसको लेट 20, मैंने इसको कितना ले लिया, 20 ले लिया। यू कैन टेक 10, 100, 50, जो मर्जी आए, कांस्टेंट है, कोई भी हो सकता है। अब आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। अब मैं यहां पर लिखता जा रहा हूं, देखते जाना, 2, 4, 6, 8,
थोड़ा लंबा कर दूं, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। ये मैंने यहाँ पर स्केल ले ली। इधर भी मैं स्केल ले लेता हूँ, सेम मैं इधर स्केल ले लेता हूँ, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ये स्केल इधर ले ली। अब आप बताइए, जब मैं P को 2 लिखूं, सपोज P 2 है, इधर P है ना, ये 2 है, तो V कितना होगा? तो V कितना होगा 20 होने के लिए? 10 होगा। यस और नो? यानी कि मैंने जब P 2 लिया तो V कितना होगा? 10 होगा। बिल्कुल सर। जब मैं P 5 ले रहा हूं तो V कितना होगा? 4 होगा। जब मैं P 5 ले रहा हूं तो V कितना होगा? 4 होगा। ऑलमोस्ट यहां आएगा। जब मैं P 10 ले रहा हूं तो V कितना होगा? 2 होगा। जब मैं P 10 ले रहा हूं तो V 2 होगा। और जब मैं P 20 ले रहा हूं तो V 1 होगा। जब मैं P 20 ले रहा हूं तो V 1 होगा। यस और नो? और जब मैं P 1 ले रहा होता, यहां मैं P 1 ले रहा होता तो V 20 होता कि नहीं होता? P 1 हो रहा होता तो V 20 होता कि नहीं होता? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब इन पॉइंट्स को मिला दूं, इन पॉइंट्स को मिला दूं तो ग्राफ बन गया। इजंट इट? इजंट इट? यानी कि P और V के बीच में जो ग्राफ है वो कैसे आएगा? वो आएगा ऐसे। इसे क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलते हैं इसे? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मुझे याद रखने की जरूरत है क्या? अब किसी बच्चे ने सपोज करो ऐसे सोचा या ऐसे सोचा या ऐसे सोचा, वो सारे इस प्रैक्टिकल आंसर के कारण खत्म हो गए कि नहीं हो गए? आपको सीधा आंसर दिख गया कि नहीं दिख गया? तो कहने का मतलब, अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है कि कोई चीज को कैसे पकड़ें, कैसे उस ग्राफ की स्टडी करें, तो आप मानकर चलिए आपके लिए आसान हो जाएंगी चीजें। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल आपको देता हूं कि जनरली जो हम गलतियां करते हैं, जो हम सोचते हैं, सपोज करो कई बार मैं क्लास में पूछता हूं कि आपने एक गुब्बारे वाले को देखा होगा, बलून वाले को, जो बलून हीलियम का बलून फुला फुला के बेचता है। हाँ, वैलेंटाइंस डे पे बहुत बार देखते होंगे आप, शहरों में रहते हैं तो और गांव में रहते हैं तो अभी आपने वो हीलियम वाले बलून्स तो देखे ही होंगे। मैं एक बच्चे से, जनरली मैं बच्चों से एक क्वेश्चन पूछता हूं कि मान लीजिए एक व्यक्ति है जो गुब्बारे बेच रहा है, सेलिंग बलून, उसके पास बलून का फुलाने का एक वो प्रेशर वाला यंत्र होता ही है, सिलेंडर के साथ लगा होता है, और सिलेंडर में मान लीजिए 20 मोल गैस है। कितनी गैस है? 20 मोल गैस है, और उसे एक बलून में 1 मोल गैस भरनी है, 1 मोल से न कम और न 1 मोल से ज्यादा। और उसके पास सिलेंडर में इस समय कितनी वॉल्यूम गैस है? कितनी मोल गैस है? 20 मोल गैस है, और एक बलून में उसे 1 मोल गैस भरनी है। बताइए वो कितने बलून फुला पाएगा? मतलब वो कितने बलून बेच देगा? बहुत आसान सा है। हाँ, मुझे पता था आपका आंसर यही होगा, इसलिए तो मैं चाह रहा था कि आपको ये प्रूव करूं कि ब्रेन इज लाइक अ पैराशूट। खोलो इसको। अब कैसे? आपने क्या कहा कि सर 1 बलून में 1 मोल गैस डालनी है, 20 बलून फूल जाएंगे क्योंकि 20 मोल है। कितने भी फुला सकता है? आंसर होगा 20 से कम। 20 कभी नहीं फुला सकता। अब आंसर 20 से कम क्यों आया? क्योंकि जैसे जैसे सिलेंडर से बलून में गैस डालता जाएगा, क्या अंदर जो गैस है वो बाहर आएगी? सर आएगी। जैसे जैसे वो गैस बाहर आई, जो अंदर सिलेंडर में जो गैस के कारण प्रेशर था वो प्रेशर कम होगा। भाई सिलेंडर में जो प्रेशर था वो किसके कारण है? इस गैस के कारण, जो हीलियम गैस है जो हम बलून में ट्रांसफर कर रहे हैं। और जैसे जैसे गैस बलून में ट्रांसफर होती जाएगी, वैसे वैसे उस सिलेंडर में क्या होता जाएगा? प्रेशर कम होता जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि बाहर का एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है, वो जो सिलेंडर में अंदर गैस भरी हुई है उसके प्रेशर के बराबर हो गया। अब अंदर वाली गैस बाहर ट्रांसफर नहीं हो सकती, वो सिलेंडर में बची रह जाएगी, वो वेस्टेज है। तो जो मेन प्रिंसिपल था कि कब तक ट्रांसफर करनी है? तब तक अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से ज्यादा नहीं हो। एज
द प्रेशर ऑफ आउटसाइड और एटमोस्फेयर विल इक्वलाइजेस द प्रेशर ऑफ इनसाइड ऑफ द सिलेंडर, तो आपका फिर गैस ट्रांसफर नहीं होगी। बोलो समझ में आई कि नहीं आई मेरी बात? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये पकड़ना है, और ये अगर आप पकड़ में आ गया आपके, तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। इसी तरह से जैसे ऑर्गेनिक पढ़ रहे होते हैं, बहुत सारे बच्चे मुझे कहते हैं कि सर ऑर्गेनिक तो बड़ा टफ है, कितनी सारी रिएक्शंस हैं। मैं कहता हूं दुनिया में सबसे आसान कोई सब्जेक्ट है तो ऑर्गेनिक है। इतनी सी चीजें हैं, 5 चीजें हैं बस, ये अंगुलियों पर याद करने जैसा है कि ये 5 चीजें आ गई तो पूरी ऑर्गेनिक आ गई। पर फर्क क्या है, वो चीजें कैसे आए वो इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आपको ये समझ में आया होगा। मेरा मेन एम आज की क्लास का यही है कि मैं आपका ब्रेन खोल सकूं, मेरा और कोई एम नहीं है। तो कैसे करेंगे वो देखते हैं, एक बार क्लियर करना पड़ेगा। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसे एक ऑर्गेनिक की रिएक्शन है, आप अगर 10th में है तो आने वाले दिनों में ये रिएक्शन आपके पास आएगी कि इस पर मैं HX का एडिशन कराता हूं तो ये X यहां लग गया और H यहां लग गया। ये आपका X है और ये आपका H, और ये प्रोडक्ट बन गया। ये एक रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन को एक साइंटिस्ट हुए मार्कोनिकॉफ, उन्होंने समझाया कि जब किसी एल्कीन पर, अनसिमेट्रिक एल्कीन पर HX का एडिशन कराते हैं तो H वहां जाता है जहां हाइड्रोजन ज्यादा है और X वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है, डबल बॉन्ड पे। तो डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजन ज्यादा यहां है तो H यहां चले गए और X यहां चला गया। बच्चे रट्टा भी मार लेते हैं, पता चलता है कि बिल्कुल सर आ गया मार्कोनिकॉफ रूल, कितना सरल था। लेकिन जब आप कंपटीशन में आते हैं, जब आप आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन ये आता है, वो सेम क्वेश्चन आपसे इस पर पूछता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन दिस अंडरगो एडिशन रिएक्शन विद HX। अब बच्चा कहता है कि सर H प्लस यहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, X माइनस वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन गलत है, और आंसर आता है रॉन्ग। यानी कि कितना हो गया -1। नहीं आता तो कितना आता 0, और आया तो कितना आया -1। कहने का मतलब अगर ना पढ़ते तो 0, लेकिन पढ़ लिया तो कितना आ गया -1। क्योंकि यहां और यहां में जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व थी कि ऐसा क्यों हो रहा है वो मिस कर गए। यहां और यहां में आप जाओगे तो दोनों रिएक्शन में एक कार्ब कैटाइन बनता है, कार्बोकैटाइन बनता है दोनों रिएक्शन में, इसमें भी बनता है और इसमें भी बनता है। लेकिन यहां वो कार्ब कैटाइन का रीअरेंजमेंट नहीं होता और यहां वो रीअरेंजमेंट में जाता है। तो कार्ब कैटाइन क्या करता है जब किसी रिएक्शन में बनता है, यह बात समझनी है। मेरा मेन एम क्या था कि आपको यह पता चल जाए कि वो कार्ब कैटाइन क्या करता है। तो कार्ब कैटाइन को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है, 3 वरदान प्राप्त है। पहला वरदान क्या प्राप्त है कार्ब कैटाइन को ब्रह्मा जी से कि जब भी तू बनेगा अधिक स्थायी की तरफ जाएगा। जब भी वो फॉर्मेशन होगा कार्ब कैटाइन का, वो मोर स्टेबल की तरफ अपने आप चला जाता है। दूसरा, अब इस कार्ब कैटाइन पर या तो न्यूक्लियोफाइल का ऐड होगा या एलिमिनेशन होगा। ये 3 ही चीजें हो सकती है कार्ब कैटाइन के साथ, बाकी कुछ नहीं। तो आप जब मेरे साथ ऑर्गेनिक में आएंगे, आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे, तो मैं इसको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन सिर्फ रिएक्शन याद कर लेने से रिएक्शन का आंसर नहीं आता, आता है पर -1 आता है। तो केमिस्ट्री सबसे आसान है और सबसे टफ भी है। जब आप पेपर करके बाहर आते हैं, जेई का, नीट का, अपना बोर्ड का जो भी पेपर बाहर आते हैं, तो आप कहते हैं कि सबसे बढ़िया हमारा केमिस्ट्री हुआ सर, सब क्वेश्चन कर दिए। फिर जब वो चेक करना शुरू करते हैं तो पता चलता है ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। आती सबको है लेकिन वो गलत आ जाती है, इतनी जल्दी गलत आती है कि आपको पता भी नहीं चलता। और कोई बुक ऐसी है नहीं इस समय सफिशिएंट कि वो सारी इंफॉर्मेशन एक साथ आपको दे दे, कोई ऐसी मटेरियल नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि चीजें इंटरेस्टिंग वे में आप तक पहुंचे कि कार्ब कैटाइन का फॉर्मेशन हो कब होता है। और जब कार्ब कैटाइन का फॉर्मेशन होता है तो याद रख लो कि सर ये 3 बातें तो होनी ही होनी है। जब भी कोई रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कार्ब कैटाइन बनेगा, जब भी किसी रिएक्शन के
रेट को डिटरमाइन करना हो और उस स्टेप में कार्ब कैटायन बन रहा है तो कार्ब कैटायन के साथ क्या क्या हो सकता है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आना चाहिए। तो कार्ब कैटायन के साथ तीन ही चीजें हो सकती है, चौथा कुछ हो ही नहीं सकता यार। या तो वो मोर स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, या वो न्यूक्लियोफाइल्स उस पर अटैक करेगा, या फिर वो एलिमिनेशन जाएगा। तो दैट्स ऑल, इसके अलावा कुछ नहीं। तो मैं ये चाहता हूं कि ये चीजें आप तक पहुंचे और आपको पता चले कि जब हम कोई चीज पढ़ रहे हो तो उसके अंदर जाकर पढ़ें। इसी तरह से इनऑर्गेनिक के साथ है, इसी तरह इनऑर्गेनिक से इतना बड़ा याद करना पड़ता है, लेकिन जब मैं आपको इनऑर्गेनिक पढ़ाने जाऊंगा तो बताऊंगा कि वो तो बेसिक एसेंस है केमिस्ट्री का, कुछ भी याद करना नहीं है यार। आई विल गिव यू सफिशिएंट एग्जांपल, मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ भी बात करूंगा। तो आज के वीडियो में सिर्फ मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका बदल दें, किसी भी सब्जेक्ट को, तो वो सबसे इंटरेस्टिंग होता है, सबसे अच्छा होता है। और इट्स माई गारंटी, मैं अपने पूरे 20 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है उसका बिल्कुल जूस निकाल कर मैं आपको बिल्कुल पिला दूंगा। You won't believe कि you feel कि chemistry is the most easiest subject in whole 3 or 4 subjects which you are studying. Thanks for watching me. Keep watching and keep studying. Thank you.